उत्तराखंड के चमोली जिले में आज कुदरत कहर बनकर टूट पड़ी और एक ग्लेशियर अचानक से सुबह फट गया। ये मंजर इतना खौफनाक था कि जिसने भी देखा उसकी रूह फना हो गई। चमोली जिले की ऋषिगंगा नदी देखते ही देखते उफरने लगी। घाटी से उतरता पानी अपने साथ बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों और मलबों के साथ तबाही मचाता आगे बढ़ने लगा। हादसे की जानकारी मिलते ही उत्तराखंड में सरकार फौरन हरकत में आई और प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया। इसके अलावा मौके पर राहत और बचाव की टीमें भी पहुंचने लगी। लेकिन पहाड़ों पर आई इस आफत से उन मैदानी इलाकों में दहशत फैल गई जहां से होकर गंगा बहती है। सुबह शुरू हुई इस भारी तबाही की कहानी शाम होते होते इसकी रफ्तार तो कम हो गई, मगर खतरा अभी तक टला नहीं है। चमोली में कुदरत का कहर। जल प्रलय का भयानक मंजर। बैराज में जितने भी ये साइड काम कर रहे थे सब दब गए, बह गए होंगे। तबाही और बर्बादी का ये खौफनाक मंजर देवभूमि के उस इलाके में नजर आया जहां कुदरत के नजारे बसते हैं। रविवार की सुबह के 10 बज चुके थे और सारा इलाका खिली हुई धूप से नहा रहा था कि तभी अचानक एक तूफानी आवाज ने इस इलाके के लोगों का दिल धड़का दिया। और फिर जो उन्हें नजर आया उसको बयां करने से पहले ही उनके गले सूख गए। उनकी आवाज थम गई और दिलों की धड़कन पानी के तूफानी बहाव की तरह बेकाबू हो गई। नजरों के सामने वो भयानक मंजर था जिसके बारे में शायद यहां कभी किसी ने सोचा हो। उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर फटने की खबर ने देखते ही देखते सोशल मीडिया पर बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए। यह मंजर ही ऐसा था कि जिसने भी देखा उसे समझते देर नहीं लगी कि ये सैलाब नहीं, असल में तबाही। पहाड़ के नीचे की तरफ तेजी से बढ़ते पानी की रफ्तार, उसकी डरावनी आवाज से सहम कई लोगों की चीखें निकल पड़ी। ये ग्लेशियर नहीं बल्कि चमोली के इलाके में आफत का पहाड़ टूटा और इसे समझने में किसी ने भी देरी नहीं की। तीव्रता है वो चमोली तक पहुंचते पहुंचते काफी कम हो गई है, लेकिन जो रेलवे का काम चल रहा है अलर्ट करके उनको वहां से खाली करा दिया गया है। ग्लेशियर फटने की खबर जैसे ही जमीन पर उतरी तो सरकार ने फौरन प्रशासन को अलर्ट कर मौके पर राहत और बचाव की टीमों को रवाना कर दिया। जो डिजास्टर के टर्म्स में एक ग्लेशियर जो फट जाता है जिसे कहते हैं, उसी घटना के बारे में सूचना मिली कई घंटों के पहले और उसके बाद तुरंत हमने देहरादून से हमारी टीम जो एनडीआरएफ की टीम उसको रवाना किया। लेकिन जो वहाँ पर जोशीमठ इलाके में जो कि जो डैम है, ऋषिगंगा पर जो डैम है, बराज है, जो जिस पर खतरा था और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उस पर खतरा था और आगे एक बीआरओ द्वारा डैम बनाया जा रहा है उस पर खतरा था। तो इस सब को मिला के जो सूचना मिली कि पानी का काफ़ी बहाव हुआ है और ग्लेशियर टूटा है, तो उसी के मद्देनज़र जोशीमठ पर जो टीम थी और जोशीमठ पर जो आईटीबीपी के कमांडेंट थे उनसे वार्ता हुई और वहाँ ये पता चला कि एसडीआरएफ की टीम ऑलरेडी काम पर लग चुकी है और आईटीबीपी की टीम भी काम पर लग चुकी है। एनडीआरएफ, आईटीबीपी, उत्तराखंड पुलिस, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स और स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स फौरन आदेश के अमल में लग गए।
जोशीमठ में बांध टूटने के बाद ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट को खाली करा दिया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं एसडीआरएफ पूरी त्रिवेणी घाट पर मौजूद है। पूरा पुलिस प्रशासन जो है वो मौके पर मौजूद है और यहाँ पर जितनी सुरक्षा के उपाय हैं उनको किया जा रहा है। साथ ही अनाउंसमेंट कराया जा रहा है कि कोई भी आदमी गंगा तट पर न जाए। इसके साथ साथ रिवर राफ्टिंग, जो आज संडे का दिन है, यहाँ बहुत भीड़ होती है, रिवर राफ्टिंग को भी रोक लगा दी गई है और सारे पर्यटकों को यहाँ से लौटा दिया गया है। जोशीमठ से करीब 25 किलोमीटर दूर पैंग गांव के ऊपर बहुत बड़ा ग्लेशियर फटा, जिसकी वजह से धौली नदी में बाढ़ आ गई। इसके बाद हिमस्खलन हुआ और ग्लेशियर की बाढ़ के चलते ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को बड़ा नुकसान हुआ। मिली खबरों के मुताबिक ग्लेशियर के फटने से ऋषि गंगा पर लाता में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह से तबाह हो गया है। अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि यहाँ जान और माल का काफी नुकसान हुआ है। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को जो है पूरी तरह से तोड़ दिया और वहाँ पे जो कर्मचारी काम कर रहे थे वो सब मिसिंग है ऑलमोस्ट। उसके आगे तपोवन में भी एक पावर प्रोजेक्ट था एनटीपीसी का, वो जो है उसको भी इम्पैक्ट किया है। वहाँ भी 150 के करीब कर्मचारी थे, किंतु वहाँ कुछ लोगों के टनल में होने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें हमारा उत्तराखंड पुलिस की एसडीआरएफ टीमों का प्रयास जारी है उनको बचाने का। हालांकि वक्त गुजरने के साथ ही पानी की रफ्तार और जल स्तर दोनों ही नियंत्रण में आ गए। उत्तराखंड में हुई इस भारी तबाही के बाद उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। हरिद्वार से लेकर बिजनौर तक लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। उत्तर प्रदेश में गंगा 25 जिलों से होकर गुजरती है, लिहाजा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले पर नजर रखे हुए हैं। इस भीषण त्रासदी के प्रति उत्तराखंड के उन पीड़ित परिवारों के प्रति और नागरिकों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। आवश्यकता पड़ती है तो जैसे भी अगर कोई सहयोग उत्तराखंड सरकार हमसे कोई किसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा रखेगी तो उत्तर प्रदेश सरकार उसमें उन्हें भरपूर सहयोग करने को तैयार है। और हम लोग यहाँ पे एसडीआरएफ की हमारे पास अच्छी व्यवस्था है और भी अन्य प्रकार से जो भी सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से उत्तराखंड सरकार के साथ में वहाँ के नागरिकों के साथ। खबर के मुताबिक इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 150 लोगों के लापता होने की आशंका है। सरकार इस कहर से कम नुकसान हो इसकी भरपूर कोशिश कर रही है। बेशक ग्लेशियर फटने के बाद पहाड़ों से उतरा सैलाब मैदानी इलाकों तक आते आते थमने लगा है। बावजूद इसके इस पूरे इलाके में तबाही का मंजर दिलों में बहुत गहरे उतरता चला गया। और आइए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं संतोष कुमार, जो कि आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ है। संतोष कुमार जी, इस घटना को देखकर आपको क्या लग रहा है, क्या कारण रहा होगा इसके पीछे? देखिए, कारण तो इसमें कई होते हैं, क्योंकि इसमें 2 सम्मिश्रित कारण हैं। एक तो पहले जो लेक बर्स्ट की बात हुई है, ग्लेशियर लेक बर्स्ट की, तो ग्लेशियर ये ग्लोफ का पूरा इशू होता है, जिसमें कई जो बर्फ खिसकती है वहां से ऊपर से अपर रीजेस में। उसके बाद नीचे की स्थिति, जो पानी का जो बहाव आता है, पानी के साथ मिलकर जो फ्लडिंग होती है, तो कारण इसमें जिसमें बताया जाता है कि स्नोफॉल भी हो सकता है। इधर कई दिनों से पहाड़ों में भारी बर्फबारी हो रही थी। उसके बाद वहाँ के इलाकों में क्या वेजिटेशन की स्थिति है उसको देखते हैं। तीसरी बात, वहाँ जो टेम्परेचर है, वहाँ टेम्परेचर क्या था, इसको मॉनिटर करते हैं हर लेवल पे। और उसके बाद ये भी एक संभावना बनती है कि अगर कोई वोल्केनो हुआ हो या फिर कहीं अर्थक्वेक हो, तो ये दोनों चीज तो हुई नहीं। तो बाकी जो चीजें हैं, इंग्रेडिएंट्स जो आपके हैं पहाड़ के ऊपर से नीचे की खिसकने की, तो कारण यही रहा कि इधर धूप रही, टेम्परेचर रहा और कई बारिश और वेजिटेशन ऊपर के लेवल पे है नहीं, वहां पे होता नहीं। उसके बाद जब खिसके नीचे, तो इसके बाद ये आपदा का रूप लिया। तो एक 2 चीजें हो गई साथ में। एक तो प्राकृतिक गतिविधि हुई और दूसरा जो हमारा जो मानवकृत जो गतिविधि नीचे हो रही थी, दोनों का सम्मिश्रण हो गया और उससे क्या हुई, ये तबाही हुई। तो आपदाओं में दोनों का सम्मिश्रण हुआ और इस मिश्रण से एक आपदा की स्थिति बन गई। जैसे आपने देखा कि इसका जो पानी का जो पूरा बहाव था, अपर ग्रेडियंट से नीचे की ग्रेडियंट पे आया, तो एक बहुत तेजी से इसकी रफ्तार रही। तो उस रफ्तार में लोगों को जो काम नीचे कर रहे थे, भागने का मौका नहीं मिला, तो इससे ये तबाही का कारण हुआ।
जो दूसरी जो बात है कि रेस्क्यू ऑपरेशन हमारे और इतनी अच्छी रही, क्योंकि पहले पूर्व में ऐसा नहीं हुआ है। तो अभी जो वर्तमान में 1 घंटे 30 मिनट के अंदर वहां पे आईटीबीपी का पहुंचना, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का पहुंचना और एनडीआरएफ का पहुंचना, आर्मी का पहुंचना और लगातार हाईएस्ट स्तर से जो सीएम लेवल पे स्टेट में और प्रधानमंत्री के लेवल पे और गृह मंत्रालय के लेवल पे, गृह मंत्री के लेवल पे जो मॉनिटरिंग हुई, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बात बनी, इसका नुकसान कम से कम हो पाया। लेकिन जो झटके में करीब जो 150 लोग जो अभी मिसिंग बता रहे हैं, वो उनको मौका नहीं मिला। लेकिन डाउन द लाइन जो तैयारी हुई, वार्निंग को डिसमिनेट किया गया लोगों को, ये तैयारी जिससे नुकसान को कम किया जा सका। लेकिन अभी रात, कभी आज की रात बड़ी गंभीर रात है, इसलिए कि अभी पानी के बहाव पे भी असमंजस है कि कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, इस तरह के आंकड़े आ रहे हैं। लेकिन 90%, 97% केसेस अभी ऐसे लग रहे हैं कि अब ये एक तरह से आपदा ये टलती हुई दिख रही है। लेकिन मूल रूप से अगर आप देखें तो अभी के कंटेक्स्ट में ये देखना है कि हमें जो सोशल मीडिया में या कुछ इस तरह के जो खबरें आ रही हैं उस पर अभी रिलाई ना करके, मैं यही बात कहूंगा कि आप जो सरकारी संसाधन से, सरकारी व्यवस्था से जो आपको सूचनाएं मिल रही हैं, जो स्थानीय लोगों को दिए, प्लीज उसमें कोऑपरेट करें और उन पे ध्यान देके कार्रवाई करें। तो ये एक लब्बो लबाब पूरे ही है। लेकिन जो दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि इस तरह की दुर्घटना जो अभी चल रही है, इसको मॉनिटर करने की बात है कल और आज तक, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन एक दिन में समाप्त होने वाली नहीं है। रेस्क्यू ऑपरेशन में वक्त लगेगा, रात में रेस्क्यू थोड़ा ढीला होगा या कमजोर पड़ेगा क्योंकि दिखाई नहीं देगा, या जितनी भी एक कृत्रिम व्यवस्था की जा सकती है उस व्यवस्था के हिसाब से किया जाएगा। कल सुबह जब दिन पॉप फटेगा तो उस समय लोग लगेंगे और उसको हो सकता है कि उस समय एक दूसरी स्थिति बनेगी और जिसमें हम कह सकते हैं कि उसमें लोगों की संभावना है कि कोई कहीं फंसे होंगे, अभी पता नहीं कि सभी बह गए। जो मिसिंग नंबर है वो हो सकता है कि कहीं आसपास चले गए हो या कहीं सुरक्षित स्थान पे चले गए हो, तो वो भी एक दूसरे से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो दोनों तरह की चीजें सामने आ रही हैं। क्योंकि आपदा प्रबंधन के एक्सपर्ट भी ये भी आपसे समझेंगे कि अब रेस्क्यू ऑपरेशन क्योंकि अभी तो जारी है, अब रात को ढीला पड़ेगा और कल फिर से शुरू होगा, उस पर आपसे समझेंगे। लेकिन ये तस्वीर अपने दर्शकों को एक बार दिखा दें। ये तस्वीर आप देखिए, रेस्क्यू अलग अलग जगहों पर किस तरीके से रेस्क्यू चलाया जा रहा है। आईटीबीपी के जवान लगातार रेस्क्यू करते दिखाई दिए। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 3 लोगों को इस सबके बीच निकाला गया। तो वहीं कुछ और तस्वीरें आपके सामने, ऑक्सीजन भी दी गई जहां पर जरूरत पड़ी लोगों को राहत बचाव के दौरान। चमोली की तस्वीरें भी आपके सामने, किस तरीके से रेस्क्यू किया गया। तो लगातार आईटीबीपी के जवान, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जुटी हैं। मैं अब इस चित्र के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा कि ये हमारा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का क्षेत्र है। तो ये जो घटना हुई है वो इस नंदा देवी नेशनल पार्क के परिक्षेत्र में पड़ने वाले जितने ग्लेशियर हैं। अब आप देखिए ग्लेशियर, यहाँ पे आपका जो है नंदा देवी पीक है 7817 मीटर, इसके सराउंडिंग में जितने ग्लेशियर्स हैं, इट इज़ ए कप लाइक स्ट्रक्चर। इसके चारों तरफ अलग अलग गगनचुंबी पीक हैं, द्रोणागिरी, चंगबंग, कलंका, ये नंदा देवी ईस्ट और आपका सुंदरडोंगा, ये सारी जो है मृगथनी जितने भी पीक्स हैं या त्रिशूल, इनके पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से जो आने वाले ग्लेशियर्स हैं उन्हीं नाम से हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं उत्तरी ऋषि बांक, दक्षिणी ऋषि बांक, उत्तरी नंदा देवी बांक, दक्षिणी ऋषि नंदा देवी बांक, इसी तरह से ऋषिकोट बांक, इसी तरह से आपका जो है ये त्रिशूल बांक। तो बांक भी हम गढ़वाली में बोलते हैं ग्लेशियर को। तो दीज आर द ग्लेशियर्स, और इनका जो सारा पानी है इस ऋषि गंगा गॉर्ज में आ रहा है। और इसी ऋषि गंगा गॉर्ज में आप देखेंगे रामनी है, डोडी है, ये सारे हमारे कैंपिंग साइट से पुराने। हम जब जाते हैं इधर तो उसके बाद पेंग गांव इज द लास्ट प्लेस। पेंग गांव के बगल में नीचे जब रेणी आता है, रेणी बिल्कुल मुहाने पे, आप देखिए ये बायोस्फीयर रिजर्व के मुहाने पे रेणी गांव है, और इस रेणी गांव पे ही यहाँ पे ये डैम एक्सिस बनाई गई है, जो कि फाइनली इस ऋषि गंगा में आने वाले वॉल्यूम ऑफ वाटर की वजह से ब्रीच आउट हो गया। संतोष कुमार जी, ये तमाम चीजें आपने भी सुनी होगी, क्योंकि अब ये आकलन किया जा रहा है कि किस तरीके से ये आपदा आई। आप अगर कुछ समझ पाए हो जो आसान भाषा में हमारे दर्शकों को बता पाए। मुझसे पूछ रही हैं? जी जी, मुझसे पूछ रही हैं? जी संतोष कुमार जी बोलिए।
हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो पूरी आपदा एक जो हमारे प्रक्रिया होती है इसमें ग्लोव का और खास करके लेक आउटबर्स्ट की प्रक्रिया जो बनती है वो धीरे 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 बनती है, एक दिन की कहानी नहीं होती है। लेकिन एक ट्रिगर पॉइंट होता है जिस समय, जो मैं आपको बताया कि कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिसके कारण वो ट्रिगर होता है। संभावनाओं पे अभी इसका अध्ययन होगा कि इस तरह से इसमें ट्रिगर क्या हुआ, लेकिन ये अब आपदा के रूप में कन्वर्ट हो गई। जैसे मैं आपको कह रहा था पहले कि पहले ये प्राकृतिक गतिविधियां होती रहती हैं, पहाड़ों में होती हैं, प्लेन्स में भी होती है, हर जगह होती है। लेकिन जो मानव का जब इंटरफेस होता है, जो हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, अगर हम वहां पे मकान बना रहे हैं या हम वहां पे पुल बना रहे हैं या हम अपनी सड़कें बना रहे हैं, और कहीं भी, ये केवल उत्तराखंड की बात नहीं है, हर जगह भी अगर वहां के जियो फिजिकल इन्वायरमेंट के बारे में पता है कि पूर्व इस तरह की घटनाओं की संभावना यहाँ बनेगी या होगी, इम्पेंडिंग डिजास्टर्स हो सकते हैं या इसमें आगे आने में ऐसी दुर्घटना हो सकती है, तो उसमें खास करके इन बातों का ध्यान रखना है कि जब मैं अपना मकान बना रहा हूं तो उसमें क्या फीचर्स होने चाहिए जिसमें मैं उसको एक मजबूत स्ट्रक्चर खड़ा कर सकूं। इसी तरह से पूरी विकास के होलिस्टिक संभावनाओं को देखते हुए जितने भी हमारे विकास हो रहे हैं पहाड़ों में, उसको देखते हुए रिस्क के जोखिम को कम करने की प्रक्रिया होगी। और भारत सरकार ने अभी, ये तो हमारे कंट्रोल में भी। संतोष कुमार जी, आपसे और समझेंगे। देवभूमि में ग्लेशियर टूटने से सिर्फ सैलाब ही नहीं आया बल्कि 2 पावर प्रोजेक्ट भी तबाह हो गए। ऋषिगंगा और तपोवन पावर प्रोजेक्ट को तगड़ा नुकसान पहुंचा है। तपोवन में तो एक सुरंग में कई मजदूर फंस गए, जिनमें से कुछ को बाहर निकाला जा चुका है, जबकि कई मजदूर अभी भी लापता हैं। इतना ही नहीं, कुदरत के इस जल तांडव से धौली गंगा नदी पर बने कई पुल भी धराशायी हो गए और नदी किनारे बसे घर भी उजड़ गए। देखिए कुदरत के जल प्रलय से हुए नुकसान की ये भयावह तस्वीरें। धौली गंगा ने यहाँ पे बहुत भयंकर तबाही मचानी शुरू कर दी है। गया टूट गया। ओ भाई, ग्लेशियर टूटने से मची तबाही। सैलाब में बहा कंक्रीट का बांध। गए। बह गए पुल, उजड़ गए मकान। उत्तराखंड के चमोली जिले में नंदा देवी ग्लेशियर के टूटने से अचानक सैलाब आ गया। ऋषि गंगा नदी का पानी कई मीटर ऊपर तक बहने लगा। सकरी घाटियों से होकर गुजरने वाली नदी तबाही की हिलोरें मारने लगी। नदी किनारे पड़ने वाली हर चीज सैलाब में समाने लगी। लोगों के आशियाने सैलाब में बह गए। कंक्रीट के बने पुल खिलौने की तरह टूटकर बिखर गए। यही नहीं, ऋषि गंगा नदी में पानी और उसके साथ बहने वाले मलबे से धौली गंगा नदी भी उफान मारने लगी। 2 नदियों का उफनता पानी किस कदर कहर बनकर टूटा, इसकी तस्दीक करती हैं ये 2 तस्वीरें। ये तस्वीरें तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की हैं। आप देख सकते हैं कि ग्लेशियर फटने से पहले पानी की रफ्तार सामान्य थी। ऋषि गंगा नदी पर बना बांध बिल्कुल ठीक था और नजारा बेहद सुंदर। लेकिन रविवार की सुबह जैसे ही ग्लेशियर फटा, इसके बाद पानी और मलबे ने तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को अपनी आगोश में ले लिया। ऋषि गंगा नदी पर बना यह प्रोजेक्ट पूरी तरह बर्बाद हो गया। इसका एक हिस्सा सैलाब में बह गया। यही नहीं, चारों तरफ मलबा फैल गया। जब एक अवलांच आया और उसने ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को जो है पूरी तरह से तोड़ दिया और वहाँ पे जो कर्मचारी काम कर रहे थे वो सब मिसिंग है ऑलमोस्ट। उसके आगे तपोवन में भी एक पावर प्रोजेक्ट था एनटीपीसी का, वो जो है उसको भी इम्पैक्ट किया है। वहाँ भी 150 के करीब कर्मचारी थे, किंतु वहाँ कुछ लोगों के टनल में होने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें हमारा उत्तराखंड पुलिस की एसडीआरएफ टीमों का प्रयास जारी है उनको बचाने का। नंदा देवी में ग्लेशियर टूटने से सबसे पहले रैणी गांव के नजदीक ऋषि गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा। यह प्रोजेक्ट पूरी तरह तबाह हो गया। सैलाब इस प्रोजेक्ट को अपने साथ बहा कर ले गया। ऋषि गंगा प्रोजेक्ट एक बिजली उत्पादन का प्रोजेक्ट है।
जिसमें पानी के प्रवाह के जरिए बिजली बनाने का काम चल रहा था। यही नहीं, अभी इस प्रोजेक्ट को विस्तार देने का काम भी चल रहा था। इसके जरिए 63,520 मेगावाट बिजली बनाने का लक्ष्य है। बताया जा रहा है कि इससे इतनी बिजली बनाए जाने का लक्ष्य है जिससे उत्तराखंड समेत दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान समेत उत्तर भारत को बिजली देने की योजना थी। तो जो सूचना आ रही है वो यही है कि उसमें जो मजदूर थे वो मजदूर ही ज्यादा प्रभावित हुए हैं। टनल है, एक तो एनटीपीसी की टनल है जी, और कुछ एक ऋषि गंगा पर थे, तो ये 2 जगहों पर ही लगे हुए थे। ऋषि गंगा नदी रैणी गांव में धौली गंगा नदी से मिलती है, लिहाजा धौली गंगा में भी उफान आ गया। धौली गंगा नदी का पानी तबाही की लहरों और बर्बादी का शोर साथ लिए आगे बढ़ने लगा, तो रास्ते में पड़ने वाले 3 पुल समेत बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ के एक पुल को बहा कर ले गया। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं किस तरह पानी पुल को बहा कर ले जा रहा है। तो चंद सेकंड में ही इस पुल का नामो निशान मिट गया। पानी रफ्तार के साथ आगे बढ़ता हुआ तपोवन पहुंचा और यहां भी उसने भयंकर तबाही मचाई। लगभग 2 पावर प्रोजेक्ट्स हैं जिनको कि काफ़ी नुकसान पहुंचा है। तपोवन पूरी तरह से तबाह हो गया, जो इलाका होता था, और चूंकि वो सारा सीमांत इलाका है तो वहाँ पर बड़े ही सिलेक्टिव से लोग होते हैं, और जो लेबरर था और जो वहाँ के जो लोग थे जो लगातार वहाँ काम कर रहे थे, जो रोस्टर था, इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 150 लोग वहाँ पे मिसिंग हैं। एक टनल था जिसमें कि 16 लोग थे और वो मोबाइल फ़ोन के माध्यम से हमारी उनसे चर्चा हो रही थी, और रस्सियों की मदद से हमारे जवान नीचे उतरे और लगभग 4 घंटे की मशक्क़त के बाद हमने उन 16 लोगों को जिंदा निकाला है वहाँ से। 2 झूला पुल सैलाब में समा गए, जबकि तपोवन में एनटीपीसी के प्रोजेक्ट को भी तगड़ा नुकसान पहुंचा। तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की दरो दीवार और बुनियाद हिल गई। यही नहीं, वहां सुरंग में काम कर रहे मजदूर भी फंस गए। मलबा और पानी सुरंग में घुस गया। इस प्रोजेक्ट और सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने की कवायद फौरन शुरू कर दी गई। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और मोर्चा संभाल लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। नेचुरल कैलामिटी थी, तो एक टनल में रिपोर्टेड थे कि 16 वर्कर्स हैं, लेकिन उस पर आईटीबीपी की रेस्क्यू टीम थी। उन्होंने उनको अप्रोच किया और 16 में से वो 12 ही मिले वहाँ पे, और 12 के 12 बिल्कुल ठीक हालत में हैं। दूसरी टनल में रिपोर्टेड हैं कि भी 30-35 के लगभग होंगे। वहाँ पे इंडियन आर्मी और अभी हमने जो यहाँ से फर्स्ट टनल से रेस्क्यू टीम्स आईटीबीपी की फ्री हुई हैं, उनको भी भेज दिया है। ग्लेशियर टूटने से धौली गंगा नदी में आए उफान ने तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट को तबाह कर दिया। तो आपको बता दें कि तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट का काम साल 2006 में शुरू हुआ था। अभी इस हाइड्रो पावर प्लांट का करीब 70% काम ही पूरा हो सका था, लेकिन सितंबर 2020 में तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट में बना बांध खोल दिया गया था। जाहिर है, बिजली बनाने के 2 प्रोजेक्ट सैलाब से तबाह हो गए। यही नहीं, ऋषि गंगा और धौली गंगा नदी के किनारे बसे सैकड़ों लोगों की जिंदगी पर भी बनाई। जो मां गंगा का उद्गम स्थल है, वो राज्य उत्तराखंड इस समय आपदा का सामना कर रहा है। एक ग्लेशियर टूटने की वजह से वहां नदी का जलस्तर बढ़ गया। नुकसान की खबरें धीरे धीरे आ रही है। मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत जी, भारत सरकार के गृह मंत्री श्री, एनडीआरएफ के अफसर, उन सबसे निरंतर संपर्क में हूं। वहां पर राहत और बचाव का कार्य पुरजोश करने का प्रयास चल रहा है। देहरादून, दिल्ली और गाजियाबाद समेत कई दूसरे इलाकों से एनडीआरएफ की टीमें रवाना हो चुकी हैं। चमोली में राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर जारी है। लापता हुए लोगों और मजदूरों की तलाश हो रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौके का मुआयना कर चुके हैं। तो राहत की बात यह कि सकरी घाटियों से होकर नीचे उतरते नदी के पानी की रफ्तार अब धीमी होती जा रही है। ऋषिकेश और हरिद्वार समेत कई इलाकों में अलर्ट जरूर है,
लेकिन खतरा लगभग टल गया है। संतोष कुमार लगातार हमारे साथ बने हुए जो कि आपदा प्रबंधन के विशेषज्ञ हैं। सर, आपने कहा कि आज की रात और सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि अभी तो ये कहा जा रहा है कि जो फ्लो है नदी का वो सामान्य हो गया है, तो क्या फ्लो में कोई परिवर्तन, इस तरह की कोई आशंका? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बिहार में भी अलर्ट जारी किया गया, उत्तर प्रदेश में भी, यानी जहां जहां से गंगा गुजरती है वहां वहां अलर्ट है। देखिए, ये डाउन द स्ट्रीम एक्चुअली जब इस तरह की हादसा और इस तरह की जब ग्लेशियर बर्स्ट होता है तो भारी पानी की संभावना होती है नीचे आने की, और ग्रेडियंट थोड़ा स्लोप बहुत ज्यादा होता है तो तेजी से आती है। लेकिन ये पानी अचानक 3-4 घंटे के बाद रुकी है इसमें, इसलिए 98% तो ये जो जितना असेसमेंट हुआ है उसके हिसाब से लगता है कि ये संभावना अब नहीं है पानी बढ़ने की। लेकिन फिर भी 1% जो संभावना रहती है कि कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया हो बीच में, और उस ऑब्स्ट्रक्शन से पानी भी कहीं रुक सकता है, जिससे ये लगता है कि आगे की नदियों में आगे के लेवल में पानी नहीं आ रहा, पानी का लेवल बढ़ नहीं रहा है, तो उसमें फिर आश्वस्त हो जाते हैं लोग। तो यहाँ पे वो भी चांस नहीं लिया जा रहा है। चांस इसलिए नहीं लिया जा रहा है कि कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगा। जब स्कैनिंग हुई होगी सुबह, या तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से, उसके बाद एक फिजिकल वेरिफिकेशन भी होता है। सेंट्रल वाटर कमीशन से भी वो पानी की का अंदाज करते हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट से आंकड़ा लेते हैं, सबको जब कोलेट करते हैं फिर देखते हैं कि क्या पानी वाकई नहीं आ रहा है। जैसे कई डैम्स को भी खाली करके डैम से पानी को रोक के मैनेज कर रहे हैं ताकि एक साथ पानी नहीं आए, जैसे अभी उत्तराखंड में हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में कोई ऐसा असंभावित या एक अनएक्सपेक्टेड कहीं कुछ ना हो, इसलिए एहतियात इस रात को बरती जा रही है। और इसलिए डाउन द लाइन सभी लोगों को अलर्ट जारी किया। इसमें डी अलर्ट और डी वार्निंग अभी नहीं दी है सरकार ने। तो इसका मतलब सरकार की आशंकाएं जब तक वो पूरी तरह से 100% आश्वस्त नहीं हो जाते हैं तब तक वो डी वार्निंग नहीं कर रहे। इसलिए डाउन द लाइन जितने भी उत्तर प्रदेश में, बिहार में अलर्ट जारी किया है, पानी का वॉल्यूम तो बढ़ा ही है, पानी का वॉल्यूम जाएगा, और तो वो जाएगा तो किस रूप में जा रहा है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके साथ कचरा भी होगा, मड्स होंगे, सेडिमेंट्स होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। बिल्कुल, तो यानी आज रात को जाहिर तौर पर इसको पूरा मॉनिटर भी किया जाएगा। इस बीच ये भी बता दें कि उत्तराखंड पुलिस ने जल प्रलय के दौरान रेस्क्यू हुए लोगों का वीडियो ट्वीट किया। इन तमाम लोगों को तपोवन डैम की टनल से रेस्क्यू किया गया। इस टनल में 12 लोग फंसे हुए थे जिनको निकाल लिया गया बाहर, और ये वीडियो आप देख रहे हैं जो ट्वीट किया गया है। तो उत्तराखंड पुलिस की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। जल प्रलय के दौरान जो टनल में 12 लोग फंस गए थे, हालांकि जानकारी है कि 16 लोग थे उस टनल में, 12 को बचा लिया गया और उसका ये वीडियो ट्वीट किया गया उत्तराखंड पुलिस की तरफ से। जल प्रलय के दौरान रेस्क्यू हुए लोगों का वीडियो, इनके चेहरे पर साफ तौर पर जिंदगी बचने की जो एक राहत है वो देखी जा सकती है कि कितनी राहत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की जल प्रलय थी उसमें जान पर एक बड़ा खतरा था। और अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फंसे हुए हैं, लेकिन लगातार जिस रफ्तार से जल प्रलय आगे बढ़ रही थी उसी रफ्तार के साथ शासन और प्रशासन ने भी एक्ट किया, मुस्तैदी दिखाई। तमाम जो टीमें हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मौके पर पहुंची, और ये देखिए टनल से 12 लोगों को बचा लिया गया जो जान बचने के बाद राहत महसूस करते नजर आए। और अब टाइमलाइन के माध्यम से आपको समझाते हैं कि आज पूरे दिन हुआ क्या क्या। एक ऐसी तबाही जिसने उत्तराखंड को 2013 की भयावह त्रासदी की फिर से याद दिला दी। चमोली के रैणी गांव में लोग अपने काम धाम में लगे थे और धमाकों जैसी आवाज से उनका दिल दहल उठा। ग्लेशियर फटने के बाद तबाही का ये सैलाब सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घाटियों में बहने लगा और देखते ही देखते सबसे नजदीकी शहर जोशीमठ के निचले इलाकों में सैलाब बनकर फैल गया। सुबह 11 बजे जिन लोगों ने इस तबाही को देखा, उन्होंने बताया कि जो नदी पतली सी धारा बनकर बह रही थी वो देखते ही देखते कई 100 मीटर चौड़ी घाटी में 10 फीट तक ऊपर चढ़ गई।
नदी के प्रचंड वेग की खबर जब उत्तराखंड शासन को पहुंची तो आनन फानन में पहाड़ी इलाकों से लेकर हरिद्वार और ऋषिकेश तक के घाट और नदी से सटी बस्तियां खाली कराने का अभियान शुरू कर दिया गया। गंगा नहर के किनारे रुड़की शहर में जितने लोग निवासरत हैं या व्यवसाय कर रहे हैं या नहा धो रहे हैं, तो उन सभी को अलर्ट करने के उद्देश्य से ये हम इस समय एक मुहिम चलाए हुए ताकि लोग अलर्ट हों। रैनी गांव के पास आए सैलाब ने भयंकर तबाही मचाई। देखते ही देखते एक पुल पानी की चोट से पत्ते की तरह उड़ गया और आसपास के इलाकों में कई छोटे बड़े पुल बहने की खबर है, जिससे कई गांवों का संपर्क कट गया है। उत्तराखंड सरकार को जैसे ही आपदा की खबर मिली, तुरंत राहत बचाव के निर्देश दे दिए गए। एसडीआरएफ के जवानों को राजधानी और आसपास के इलाकों से हादसे वाली जगह के लिए रवाना कर दिया गया। पहाड़ियों पर चढ़ने उतरने में माहिर इंडो तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने भी आपदा की खबर मिलते ही राहत और बचाव का मोर्चा संभाल लिया। आईटीबीपी अपनी आरआरसीज के माध्यम से अपने जवानों को जो माउंटेनियरिंग और बाकी चीज़ों में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, स्थानीय इम्प्रोवाइजेशन वगैरह करके लोगों को निकालने में, उस कार्रवाई को करने के लिए हम लोगों ने अपने जवानों को वहाँ पर तैनात कर दिया है। आवश्यकता पड़ेगी तो अपनी जो हमारी जो जवानों की नफरी है उसको और बढ़ाया जाएगा। रेस्क्यू में जुटे आईटीबीपी के जवानों ने तपोवन की सुरंग में फंसे लोगों को निकाला। मौत से जंग जीतकर वापस आए लोग खुश नजर आए। आपदा से आने वाली तबाही की आशंकाओं के बीच दिल्ली से भी एनडीआरएफ की 3 टीमों को उत्तराखंड रवाना कर दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड सरकार से बात करके हालात की जानकारी ली और केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उत्तराखंड में जोशीमठ के आसपास एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। मैं उत्तराखंड की सभी निवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार इस संकट की घड़ी में उत्तराखंड के साथ खड़ी है और हर संभव मदद देकर इस संकट से जल्दी उत्तराखंड बाहर आए। प्रधानमंत्री ने खुद उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से फोन पर बात की। त्रिवेंद्र सिंह रावत घटना की जानकारी मिलते ही चमोली के लिए रवाना हो गए। हालात की गंभीरता को देखते हुए सेना भी सक्रिय हो गई और 600 जवानों की एक टुकड़ी को चमोली रवाना कर दिया गया। दोपहर तक त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद मौके पर पहुंच गए। उन्होंने जान माल के नुकसान की जानकारी ली और राहत बचाव का काम भी देखा। जल्दी से जल्दी कोशिश होगी कि जो लोग अभी एक तरह से फंस गए हैं तो उनको मदद पहुंचाई जाए। दोपहर 3 बजे तक कर्णप्रयाग तक पानी पहुंच गया, लेकिन राहत की बात रही कि उसका वेग प्रचंड नहीं था, यानी निचले इलाकों से बाढ़ का खतरा पूरी तरह टल गया। केंद्र और राज्य सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। जितने भी हमारे अभी मृतक हैं उन सबको हम 4-4 लाख रुपए का मुआवजा राज्य सरकार देगी। तो प्रधानमंत्री राहत कोष से भी मुआवजे का ऐलान किया गया। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजे का ऐलान किया है।